एक बड़ा सा विला जो भूमि के एक बड़े क्षेत्र में बनाया गया है और आसपास से अलग है। विला का एक बड़ा पैमाना, विला आधुनिक शानदार डिजाइन जिसमें खुली जगह और प्रकृति के करीब है। पूर्ण विला में लिविंग रूम, कई बेडरूम, बगीचे और निजी पूल बना हुआ है। उसी विला के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था, ओबेराय विला। गर्मी का दिन और दोपहर का वक्त के साथ साथ चिलचिलाती तेज धूप में ओबराय विला के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। 6 फुट 2 इंच उसका कद, गोरा रंग, उसकी भूरी आंखें, तीखी नाक, पतले होंठ और चेहरे पर बियर्ड। उसके हैंडसम चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा नजर आ रहा था। वो गुस्से से अपने कार से उतरा और सीधा विला के अंदर गया। उसके अंदर आते ही उसकी नजर एक कमरे के बंद दरवाजे पर गई, जहां बहुत से सर्वेंट खड़े थे और एक लड़की उस डोर पर जोर जोर से खटखटा रही थी। वहीं सारे सर्वेंट के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तभी वो लड़का लंबे कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। उसके जूतों की आवाज सुन सारे सर्वेंट अपना सिर घुमा के उसे देखते हैं, फिर अपना सिर झुकाकर एक साइड हो जाते हैं। वहीं वो लड़की जब उस लड़के को देखती है तो डर की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके सिर पर पसीने आने लगते हैं। लड़का अपनी गुस्से भरी नजर उस पर डालता है और अपनी कठोर आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम क्यों आई? उसकी कठोर आवाज सुन लड़की डरते हुए, अबीर, वो तुम्हें, उसके इतना बोलते ही अबीर गुस्से से चट। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन लड़की के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते हैं और वो चुपचाप वहां से दूर हट जाती है। उसके हटते ही अबीर एक गहरी सांस लेके डोर पर नॉक करता है। आरुष, इट्स मी, ओपन द डोर। उसके इतना बोलने के कुछ पल बाद ही कमरे का दरवाजा खुलता है और एक 23 साल का लड़का बाहर आता है। उसकी आंखें लाल और उसके गाल पर आंसू के निशान थे, जिसे देख अबीर के दिल में दर्द होने लगता है। आरुष अबीर का हाथ पकड़कर उसी कमरे के अंदर उसे खींच के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। आरुष अबीर से, भाई, आप आप उस सेल्वी से शादी नहीं करेंगे ना? वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसने मुझसे कहा है कि आप उसे शादी कर मुझे पागल खाने भेज देंगे। ये सब वो बहुत अटक अटक के बोल रहा था, और वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह। उसकी बात सुन अबीर उसे अपने गले से लगाकर उसके सिर को सहला के बोलता है, बच्चे, तुझे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। और रही सेल्वी से शादी की बात, तो अगर तू नहीं चाहता तो मैं उसे शादी से कभी नहीं करूंगा। अबीर की बात सुन आरुष खुश हो जाता है और अबीर से अलग होकर अपनी आंखों में चमक के साथ उसे देखता है। सच्ची भाई? उसकी बात सुनकर अबीर बस अपना सिर हिला देता है तो आरुष खुश हो जाता है। आरुष को ऐसे देख अबीर मुस्कुरा देता है और तभी उसकी नजर आरुष के गाल पर जाती है, जहां थप्पड़ मारने का निशान था। वो निशान देख उसकी आंखें शक जाती हैं। अबीर, तुझे किसी ने मारा है? आरुष मासूमियत से, वो, मैंने सेल्वी से कहा कि भाई तुमसे शादी नहीं करेंगे तो उसने मुझे मारा। आरुष की बात सुन अबीर का गुस्से से खून उबलने लगता है। वो एक मेड को आवाज देके अंदर बुलाता है और उसे आरुष का ध्यान रखने बोलकर कमरे से बाहर आता है। अबीर सीधा हॉल में आता है तो देखता है कि सेल्वी सोफे पर बैठी हुई थी। अबीर उसके पास जाके उसका हाथ पकड़कर खड़ा करके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। थप्पड़ इतने जोरदार का था कि सेल्वी संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। सेल्वी अपने गाल पर हाथ रख आंखों में आंसू के साथ अबीर को देखने लगती है। अबीर गुस्से से, दोबारा अगर मेरे भाई पर उंगली भी उठाई तो जान से मार दूंगा। उसकी बात सुन सेल्वी रोते हुए, अबीर, आई लव यू। अबीर गुस्से से, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे भाई के साथ ऐसा कभी नहीं करती। उसकी बात सुनकर सेल्वी खड़ी हो गई। अबीर, वो मुझे तुमसे दूर कर रहा है और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं उसे समझाने आई थी। उसकी बात सुन अबीर गुस्से से, तो इस तरह से समझाते हैं? उस पर हाथ उठा के? इतना बोलो गहरी सांस लेके, तुम जानती हो वो नॉर्मल नहीं है, उसका बच्चों जैसा दिमाग है। मैंने कहा था कि थोड़ा वक्त दो उसे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसे समझाने यहाँ आ गई। सेल्वी गुस्से से, तुम समझ नहीं रहे हो अबीर, वो पागल है। उसके इतना बोलते ही अबीर उसका गला पकड़ लेता है। अबीर के गला पकड़ने की वजह से सिल्वी की सांसें उखड़ने लगी। वो अपने दोनों हाथ से अपने गले से अबीर के हाथ हटाने की कोशिश करने लगती है, पर अबीर उसे नहीं छोड़ता है।
तभी एक जोरदार आवाज आती है, अबीर। अबीर अपना नाम सुन दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। वो लड़का भाग के अबीर के पास आता है और अबीर के हाथ से सेल्वी को छुड़ाता है। सेल्वी नीचे बैठ के जोर जोर से खांसने लगती है। अबीर अभी गुस्से से उसे देख रहा था। वहीं वो लड़की सेल्वी के पास जाके उसे संभालने लगती है तो सेल्वी गुस्से से उसका हाथ झटक देती है। लड़का अबीर से, तू ये क्या कर रहा था? वो तेरी बचपन की दोस्त है। अबीर उसे देख, बचपन की दोस्त है इसलिए जिंदा है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक मेरे सामने जिंदा नहीं होता। उसे इतने गुस्से में देख लड़का उसे सोफे पर बैठा देता है। वहीं सेल्वी जल्दी से उठ के रोते हुए वहां से चली जाती है। जो लड़का लड़की आए थे वो अबीर के दोस्त अमय और निशा थे। अमय और निशा की सगाई हो चुकी थी और दोनों ही अबीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। सेल्वी भी उन्हीं की दोस्त थी। चारों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई भी चारों ने साथ में की है। अबीर के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो इन तीनों के साथ ही ज्यादा रहता था। वहीं सेल्वी अबीर से प्यार करती थी पर अबीर के लिए वो उसकी सिर्फ दोस्त थी। पर सेल्वी के पेरेंट्स और अमय निशा के बहुत समझाने के बाद अबीर ने उसे शादी करने का फैसला लिया था। पर अबीर का भाई आरुष, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, वो था तो 23 साल का पर उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह था। आरुष पहले ऐसा नहीं था पर एक एक्सीडेंट के बाद वो ऐसा हो गया था। और उसी एक्सीडेंट में अबीर और आरुष ने अपने पेरेंट्स खोए थे। आरुष को सेल्वी बिल्कुल पसंद नहीं थी इसलिए अबीर भी सेल्वी से शादी के लिए इनकार कर देता है। पर जब ये बात सेल्वी को पता चलती है तो वो गुस्से से आरुष से बात करने के लिए आती है। पर जब आरुष उसकी बात नहीं सुनता है तो सेल्वी गुस्से से उस पर हाथ उठा देती है। और अबीर दुनिया में सबसे ज्यादा अपने भाई आरुष से प्यार करता था। इसलिए सेल्वी के आरुष के साथ बुरा व्यवहार करने से अबीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबीर गुस्से से सोफे पर बैठा हुआ था और अमय निशा उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी आरुष वहां आता है। आरुष आके जब अमय और निशा को देखता है तो खुश हो जाता है और भाग के उसके गले लग जाता है। आरुष को देखकर अबीर जल्दी से अपना गुस्सा शांत कर लेता है। आरुष अबीर के बगल में बैठकर उसे देखता है, भाई आपने फिर से गुस्से किया? आरुष की बात सुन अबीर गहरी सांस लेके, नहीं बच्चे मैं ठीक हूँ। अबीर की बात सुन आरुष, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, ये बोलते हुए वो बहुत मासूम लग रहा था। जिस वजह से अबीर बस उसे देखकर अपने पास बुलाकर उसे अपनी सीने से लगा लेता है। तभी आरुष, भाई मुझे सच में बहुत भूख लगी है, उस चुड़ैल से लड़ते हुए मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। उसकी बात सुनने सा और अमय हंसने लगते हैं। वहीं अबीर के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है। अबीर मेट से आरुष और बाकी सबके लिए खाने का इंतजाम करने को बोलता है और खुद फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है। अबीर अपने कमरे में आके सीधा वॉशरूम में जाके साबर आनकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। गुस्सा करने की वजह से उसका सिर कांप रहा था और जब उस पर साबर का ठंडा पानी गिरा तब जाके अबीर को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके आंखों के सामने उसके माँ पापा के साथ बिताए पल घूमने लगे। कितनी खुश थी वो तब तक जब तक उसके पापा ने राजनीति में जाने का फैसला नहीं किया। राजनीति में जाने के बाद जब उन्होंने समाज की भलाई करनी शुरू की तो उन्हें धमकी से भरे कॉल आने लगे। पर सबको इग्नोर कर वो अपना काम करते थे। और एक दिन अबीर जब लंदन में था तब उसे अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की खबर मिली। अबीर जल्दी ही वापस आया, तब तक उसकी माँ की डेथ हो गई थी। अबीर जब अपने पापा से मिलने गया तब वो आखिरी सांस ले रहे थे। उन्होंने अबीर से आरुष का ख्याल रखने को कहा और अपनी सांस छोड़ दी। अबीर ने जब डॉक्टर से आरुष के बारे में पूछा तब उसे पता चला कि आरुष के सिर पर गहरी चोट लगी है जिस वजह से वो कोमा में चला गया है। अबीर ने अपने माँ पापा का अंतिम संस्कार किया और तभी उसे राजनीति में जुड़ने को कहा गया। पर अबीर ने सीधा मना कर दिया और अपना बिजनेस संभाला। अबीर के पेरेंट्स के साथ हुई घटना के बाद उसने अपने भाई और घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। वहीं आरुष एक हफ्ते बाद कोमा से बाहर आया पर उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसका दिमाग अब 10 साल के छोटे बच्चे के जैसा हो गया था। इतना होने के बाद भी अबीर पर हमले होने लगे थे जिस वजह से उसने अपने और आरुष की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। अबीर सारा लेके वाशरूम से बाहर आता है कि क्लोजेट में जाके अपनी एक टी शर्ट और लोअर पहन लेता है। अबीर अपने कपड़े पहनकर नीचे आता है। डाइनिंग टेबल पर अमय और निशा के साथ आरुष बैठा हुआ अपना खाना एंजॉय कर रहा था।
अबीर भी अपनी जगह पर आके बैठ जाता है। आरुष उसे देखकर मुस्कुरा देता है और खुद उसके पेट में खाना सर्व करने लगता है। उसकी हरकत देख सब मुस्कुरा देते हैं। कुछ वक्त बाद आरुष अपने कमरे में जाके सो जाता है। वहीं अबीर, अमय और निशा स्टडी रूम में थे। अमय अबीर, जो कि कमरे के शीशे के विंडो से बाहर देख रहा था, उसके पास आके उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अबीर। अबीर उसकी तरफ पलट के देखने लगता है तो अमय आगे बोलता है, तुझे आरुष के लिए एक अच्छी मेड चुननी चाहिए जो उसका अच्छे से ख्याल रखे। अमय की बात सुन अबीर, मैंने कोशिश की थी पर वो अपने पास किसी को आने नहीं दी। अमय की बात सुन निशा, पर अभी कुछ तो करना होगा। आयुष की हालत सही नहीं है। तुम दिन भर उसके साथ नहीं रहते हो, इसलिए उसे संभालने वाला कोई होना चाहिए। उसकी बात सुन अभी सोफे पर बैठकर अपने सिर को पीछे सोफे पर लगाकर बोलता है, वो माने तब तो। उसकी बात सुन अमय उसके पास बैठ गई। अभी तू ये काम कर, कल संडे है तो तू आरुष को लेके घुमाने जा। उसे घूमना पसंद है तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा और तब तू उसे इस बारे में बात कर लेना। अमय की बात सुन निशा भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। वहीं अबीर को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है तो वो भी मान जाता है। रात का वक्त ओबेरॉय विला में अबीर और आरुष डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तभी अबीर आरुष को देख, आरुष कल हम घूमने जा रहे हैं। अबीर की बात सुन आरुष की आंखें चमक उठती और वो खुशी से चहकते हुए, सच में भाई, हम कल घूमने जा रहे हैं? आप सच बोल रहे हैं ना? उसे इतना खुश देखकर अबीर भी खुश हो जाता है। आरुष खुश होके, भाई हम कल कहाँ घूमने जाएंगे? अबीर खाना खाते हुए, तुम जहाँ कहोगे हम कल वहां जाएंगे। उसकी बात सुन आरुष और खुश हो जाता है और बोलता है, हम ना हम ना भाई कल बहुत जगह घूमने जाएंगे। हम कल मॉल में जाएंगे, फिर मूवी भी देखेंगे और हम ना गेम भी खेलेंगे। उसे घूमने जाने के लिए इतना एक्साइटेड देख अबीर मुस्कुरा देता है। डिनर के बाद अबीर आरुष को सुलाने उसके कमरे में लेकर जाता है। आरुष बिस्तर लेटा हुआ अबीर को कल हम क्या करेंगे बता रहा था और अबीर उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन भी रहा था। अबीर धीरे धीरे आरुष के सिर को सहला रहा था ताकि वो जल्दी से सो जाए। कुछ देर बाद ऐसे ही बड़बड़ाते हुए आरुष सो जाता है। आरुष के सोते ही अबीर अपनी जगह से उठने लगता है, पर तभी वो रुक कर पलट के देखता है तो आरुष ने नींद में उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अबीर अपना हाथ आरुष से छूने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ा देता है, पर फिर कुछ सोच के रुक कर वापस बेड पर आके आरुष के साइड में लेट जाता है और कुछ देर बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह आरुष की नींद खुलती है तो वो अपने पास अबीर को सोया हुआ पाता है। आरुष जल्दी से उठ के बैठकर अबीर, जो कि पेट के बल लेटा हुआ था, उसे उठाने लगता है। आरुष के उठाते ही अबीर हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है। अबीर हड़बड़ा के, क्या क्या हुआ बच्चे? आरुष, भाई जल्दी उठिए ना, हमें घूमने जाना है। इतना बोल वो बेड पर कूदने लगता है। वहीं अबीर आरुष की एक्साइटमेंट देख हैरान था। अबीर आरुष को बेड से नीचे उतार बोलता है, बच्चे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आरुष मास्टर, हाँ तो हम जल्दी जाते हैं तो ज्यादा देर घूमने को मिलेगा। अबीर अपने बाल खुजाते हुए, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होने जाता हूँ। इतना बोल अबीर कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं आरुष कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। आरुष तैयार होकर हॉल में आता है। जब उसे अभी नहीं दिखता है तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरुष अबीर के कमरे में आके देखता है तो अबीर फिर से अपनी टी शर्ट निकालकर पेट के बल सो रहा था। उसे सोता देख आरुष जल्दी से उसके पास जाके उसके पीठ पर बैठ जाता है। आरुष के इस हरकत से अबीर की नींद उड़ जाती है। आरुष अबीर के पीठ पर कूदते हुए, भाई आप वापस से सो गए, उठो उठो। अबीर, उठूंगा तो तब ना, बेटा तुम मेरी पीठ से तो उतरोगे। अबीर की बात सुन आरुष उसके पीठ से उतर जाता है। अबीर खड़े होके, तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तैयार होके आता हूँ। आरुष, भाई जल्दी जल्दी आना, ओके। इतना बोल आरुष कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं अबीर बाथरूम में चला जाता है। अबीर तैयार होके नीचे आता है जहाँ आरुष कब से एक्साइटेड होके उसका इंतजार कर रहा था। जहाँ आरुष ने रॉयल ब्लू टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी, वहीं अबीर ने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। दोनों अपने अपने सेट लगाते हैं। जहां अबीर अपने मोबाइल से अपने असिस्टेंट अमृत को कॉल कर सारी सिक्योरिटी चेक करने को बोलता है। जब अमृत कंफर्म करता है कि सिक्योरिटी सही है
तब अबीर आरुष को लेके अपने विला से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है। अबीर की कार में अमृत कार ड्राइव कर रहा था और अबीर आरुष के साथ बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसकी कार के आगे दो कार और पीछे दो कार थी, जिसमें उसके गार्ड उन दोनों की सिक्योरिटी के लिए थे। अबीर आरुष के साथ बहुत सी जगह घूमता है, जिसमें वो मॉल में और पार्क में घूमते हैं। शाम के वक्त वो पार्क में थे, उनके बॉडीगार्ड उनसे कुछ दूरी पर थे। तभी अबीर को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। वो आरुष को देखता है, जो खेलने में बिजी था। अबीर कॉल अटेंड कर बात करने लगता है। अब उसकी पीठ आरुष की तरफ हो जाती है। वहीं आरुष जो खेल रहा था, उसकी नज़र एक पतंग पर जाती है जो कट गई थी। आरुष उस पतंग को देखकर उसे पकड़ने का उसको पीछा करने लगता है। आरुष कटी पतंग का पीछा करते हुए अपने आजू बाजू ध्यान ही नहीं देता और वो सीधा मेन रोड पर पहुंच जाता है। पार्क में अबीर अपना कॉल कट कर जैसे ही आरुष को देखने को पलटता है, आरुष को अपनी जगह न देखकर अबीर घबरा जाता है। वो जल्दी से उस तरफ भाग के जाता है जहां आरुष खेल रहा था। अबीर यहाँ वहां देखता है। जब उसे आरुष कहीं नहीं मिलता है तो वो गुस्से से अपने बॉडीगार्ड को आवाज देता है। उसके बॉडीगार्ड जो पार्क के बाहर थे, वो जल्दी से अबीर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अबीर गुस्से से चिल्ला के, आरुष कहाँ है? अबीर का सवाल सुन सभी बॉडीगार्ड डर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अबीर चिल्ला के, जाओ और जल्दी ढूंढो उसे। अबीर के चिल्लाते ही सारे बॉडीगार्ड जल्दी से आरुष को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ आरुष जो रोड के बीचों बीच में आ गया, तब तक उसने पतंग पकड़ ली। पतंग पकड़ते ही वापस जाने के लिए मुड़ता है तो अपने आसपास बहुत सारी तेज गाड़ियां आती जाती देख घबरा जाता है। अचानक उसके सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, जिसमें वो एक कार में है और बाद में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सी कार उसके पास तेजी से आ रही थी, जा रही थी। वहीं उनके हॉर्न की आवाज सुन आरुष अपने दोनों कान पर हाथ रख लेता है। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर आरुष पर जाती है। वो भागते हुए अबीर के पास आता है। अबीर जो परेशान होके पार्क में आरुष को ढूंढ रहा था, बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आके सर रोड की तरफ इशारा कर, छोटे सर वहां है। बॉडीगार्ड की बात सुन अबीर भाग के उस तरफ जाता है। यहाँ आरुष अभी वैसे ही खड़ा था, तभी रोड के साइड अबीर आता है। आरुष को ऐसे रोड के पीछे फंसा देख वो घबरा जाता है और उसे आवाज देने लगता है, पर आरुष का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। तभी अबीर की नजर आरुष के पास आ रहे एक ट्रक पर जाती है। ट्रक को आरुष के करीब आते देख अबीर के दिल की धड़कन थम सी जाती है। वो जल्दी से आरुष की तरफ दौड़ जाता है, पर तब तक ट्रक आरुष के करीब आ जाता है। पर इससे पहले वो ट्रक आरुष से टकराता कोई आके आरुष को खींच लेता है। किसी के खींचने से आरुष उसके साथ रोड के किनारे जमीन पर गिर जाता है। अभी जो ट्रक को आरुष के पास देख रुक गया था, वो भी भागता हुआ आरुष के पास पहुंचता है। अभी देखता है आरुष उठ के बैठ गया था, पर वो घबराया हुआ लग रहा था। अबीर जल्दी से उसके पास जाके उसे अच्छे से चेक करता है, फिर उसे कस के अपने गले लगा लेता है। इसे तो उसकी आंखें नम थी। आरुष को खोने का सोचकर ही उसकी धड़कन रुक गई थी। अबीर आरुष को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर, आरुष तू ठीक तो है ना? अबीर के सवाल पर आरुष एक नजर उसे देखता है, फिर वहां रोड के किनारे गिरी लड़की को जिसने उसे बचाया था। अबीर आरुष की नजरों का पीछा कर अपने पीछे पलट कर देखता है तो उन्हें कुछ दूरी पर एक लड़की गिरी थी। अबीर उठ के उस लड़की के पास जाता है, पर लड़की के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस वजह से अबीर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वहीं आरुष भी उसके पीछे आता है और बिना कुछ सोचे समझे झुककर लड़की को उसके कंधे से पकड़कर पलट देता है। आरुष के लड़की को पलटते ही अबीर शॉक हो जाता है। आरुष ध्यान से लड़की को देखता है। उसके सिर पर हल्की चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था और वो बेहोश थी। गोरा रंग, घनी पलकें, गुलाबी होठ, तीखी नाक, लड़की थी तो खूबसूरत। वही आरुष अपना हाथ बढ़ा लड़की के फूले हुए गाल को अपनी एक उंगली से पोक करता है। उसकी हरकत देख अबीर हैरान था, पर वो लड़की को देख शौक भी था। अबीर आरुष को बॉडीगार्ड के साथ चलने को बोल खुद आगे बढ़ के लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है। अबीर लड़की और आरुष को लेके अपनी कार के पास आता है। उसका एक बॉडीगार्ड आके जल्दी कार का डोर ओपन करता है। अबीर लड़की को बैक सीट पर बैठा कर डोर बंद कर दूसरी साइड से आरुष को बैठा देता है, फिर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आके बैठ जाता है और ड्राइवर से कार हॉस्पिटल लेने को बोल देता है। और उस जो लड़की के साथ पीछे बैठा हुआ था, वो बस उस लड़की को ही देख रहा था और बार बार उसके फूले हुए गाल को
अपनी उंगली से पोक कर रहा था। अबीर जो उसकी हरकत रिव्यू मिरर से देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुष करना क्या चाहता है। कुछ देर में अबीर की कार हॉस्पिटल के बाहर थी। अबीर कार से उतरकर पीछे का डोर खोल लड़की को उठाकर बाहर निकल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। आरुष भी उसके पीछे पीछे ही जाता है। अबीर लड़की को हॉस्पिटल के अंदर लाके एक स्ट्रेचर पर लिटाकर बॉडीगार्ड से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। डॉक्टर आने तक आरुष अभी उस लड़की को ही देख रहा था। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और वार्ड बॉय को लड़की को वार्ड में लेके जाने को बोलते हैं। जैसे ही वार्ड बॉय लड़की की स्ट्रेचर को पकड़ता है, आरुष उसे गुस्से से घूरता है और उसका हाथ हटा देता है। उसकी हरकत देख अबीर के साथ बॉडीगार्ड भी हैरान थे। तभी अबीर आरुष को हटाकर वार्ड बॉय को इशारा करता है, तो आरुष अबीर से छूटकर जल्दी से उस लड़की के स्ट्रेचर के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। अबीर आरुष के पास जाके आरुष उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अबीर की बात पर आरुष आप और कोई नहीं। अबीर उसकी बात सुन हैरान था, पर अभी वो कुछ ना बोल लड़की के स्ट्रेचर को लेकर वार्ड तक आता है। आरुष भी अबीर के साथ स्ट्रेचर को पकड़कर चल रहा था। लड़की को वार्ड में लेके जाते हैं और उसका चेकअप शुरू कर देते हैं। यहाँ अबीर आरुष को लेके एक डॉक्टर के पास आता है, उसे पूरा चेक करने के लिए बोलता है। अबीर आरुष का चेकअप होने के बाद उसके साथ लड़की के वार्ड के बाहर आता है। तभी डॉक्टर भी लड़की के वार्ड के बाहर आते हैं। अबीर उन्हें देखकर कैसी है वो? डॉक्टर ठीक है, बस सर पर हल्की सी चोट और कुछ खरोच थी। लड़की को होश भी आ गया है, तो आप चाहें तो मिल सकते हैं। इतना बोल डॉक्टर चली जाती है। वहीं अबीर के कुछ बोलने से पहले आरुष जल्दी से वार्ड के अंदर चला जाता है। अबीर आज आरुष के हरकत से हैरान परेशान था। अबीर अपना मोबाइल निकालकर कॉल करता है। वार्ड के अंदर आरुष जैसे ही वार्ड के अंदर आता है, वो देखता है लड़की बेड पर बैठी हुई थी और नर्स उसे ड्रिप लगा रही थी। आरुष जल्दी से उसके पास आता है और बेड पर बैठ जाता है। आरुष के ऐसे अचानक से आ जाने से लड़की घबरा जाती है। वहीं आरुष लड़की को देखने लगता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, उसके नाक को अपनी उंगली से टच करता है और फिर से उसकी गाल पर अपनी उंगली से पोक करता है। लड़की उसकी उंगली पकड़कर, आरुष ये मैं ही हूँ। उसकी बात सुन आरुष खुश होकर उसके गले लगकर पालक बोलता है। पलक मुंह बना के, आरुष पालक नहीं पलक, इतना बोलो उसके पीठ को थपथपा देती है। आरुष और पलक दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। आरुष और पलक दोनों उस तरफ देखते लगते हैं, तो अमृत अंदर आता है। अमृत को देख पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं आरुष उसे घूरने लगता है। अमृत चल के पलक के पास आने लगता है, तो आरुष अपनी जगह से खड़े होके अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे पलक के पास आने से रोक देता है। आरुष की हरकत देख अमृत चौंक जाता है। वहीं ये सब बाहर कांच के ग्लास से देख रहा अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आरुष पलक के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। अमृत आरुष से, आरुष सर मुझे बस पलक से कुछ बात करनी है। अमृत की बात सुन के भी आरुष नहीं हटता है, तो पलक बोलती है आरुष उसे आने दो। पलक की बात सुन आरुष जल्दी से हट जाता है। वहीं उसकी एक एक हरकत अमृत और अबीर को झटके दे रही थी। अमृत पलक के पास आके मुस्कुराते हुए, कैसी हो पलक? पलक उसे घूरते हुए, काम की बात करो। पलक की बात सुन अमृत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो बोलता है, तुमने आज आरुष सर की जान बचाई है, उसके लिए अबीर सर ने तुम्हें थैंक यू कहा है। और ये चेक आगे करते हुए कुछ पैसे। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले पलक वो चेक लेके उसके कई टुकड़े में फाड़ कर अमृत की तरफ फेंक दे, गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा कर, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर अमृत का चेहरा काला पड़ जाता है। वहीं आरुष खुश हो जाता है। अमृत अपनी जगह से खड़ा होकर चुपचाप वार्ड से बाहर निकल जाता है। अमृत वार्ड से बाहर आते ही उसे अबीर मिलता है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अमृत उसे सारी बात बता देता है, तो अबीर बस अपना सिर हिला देता है। अमृत वहां से चला जाता है और अबीर वहीं आरुष के वार्ड से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जब बहुत देर तक आरुष बाहर नहीं आता है, तो वो अबीर खुद वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। अबीर वार्ड का दरवाजा खोल अंदर आता है, तो देखता है कि आरुष पलक की गोद में सिर रखकर सो गया है और पलक उसके सर को सहलाते हुए बैठे बैठे सो गई है। अबीर गहरी सांस लेके आगे बढ़ता है और आरुष के पास आके उसे जगाने लगता है। अबीर के जगाने के कुछ ही देर में आरुष उठ भी जाता है, तो अबीर उसे शांत रहने का बोल उठने को बोलता है। आरुष उठ के उसके पास आता है, तो अबीर उसे अपने साथ वार्ड के बाहर लेके जाने लगता है।
पर दरवाजे तक पहुंच वो रुककर पीछे पलट के पलक को देखता है। फिर कुछ सोच के उसके पास वापस आके उसे अच्छे से सुला के आरुष को लेकर वार्ड के बाहर निकल जाता है। अबीर आरुष को लेके हॉस्पिटल से घर आ जाता है। आरुष नींद में होने की वजह से कुछ नहीं बोलता है और घर आके सीधे अपने कमरे में जाके सो जाता है। अबीर भी अपने कमरे में आके अपना टी शर्ट निकाल कर बाथरूम में चला जाता है। अबीर शावर ऑन कर अपनी आंखें बंद कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बंद थी तभी उसे पलक का चेहरा दिखता है, जो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोल रही थी, सर, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है। अबीर झटके से अपनी आंखें खोल देता। अबीर जल्दी से बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आता है। अबीर कमरे में आके अपना मोबाइल ढूंढ अमृत को कॉल करता है और उससे कुछ बता के कॉल कट कर देता है। अबीर सिर्फ लोअर पहन विंडो के पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। वैसे तो वो जल्दी से स्मोकिंग नहीं करता था, पर जब उसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो नर्वसनेस, तब वो सिगरेट पीता था। कुछ देर बाद वो आके बेड पर लेट जाता है। उससे रात को बिना टी शर्ट के सोने की आदत थी, तो उसे नींद अपनी आगोश में ले लेती। सुबह का वक्त अबीर की आंखें किसी के दरवाजा खटखटाने से खुलती है। अबीर जल्दी से उठ के टी शर्ट पहनकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक सर्वेंट डरा हुआ खड़ा था। अबीर उसे देखकर, क्या हुआ? सर्वेंट डरते हुए, सर, वो छोटे सर। उस सर्वेंट की बात पूरी होने से पहले अबीर के कानों में आरुष की चिल्लाने की आवाज आती है। अबीर जल्दी से आरुष के कमरे की तरफ भागता है। अबीर आरुष के कमरे में आके वहां का नजारा देख शॉक हो जाता है। आरुष का पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सारा सामान यहाँ वहां फेंका हुआ था, जिसमें से आधा सामान टूट गया था। अबीर देखता है आरुष अभी सामान फेंक रहा है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे रोकने लगता है। अबीर आरुष का हाथ पकड़ उसे रोके हुए, आरुष, क्या हुआ? आरुष अबीर को देख रोते हुए, भाई, आप मुझे घर क्यों लेके आए? मुझे पालक के पास जाना है। उसकी बात सुन अबीर उसे शांत कराते हुए, आरुष, रिलैक्स, हम अभी चलेंगे उससे मिलने, ये सब मत करो, ओके, रिलैक्स। अबीर की बात सुन आरुष अपने आंसू पोंछते हुए, आप सच बोल रहे हो ना भाई? अबीर, हाँ, तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। अबीर की बात सुन आरुष खुश होकर जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वहीं अबीर सर्वेंट को कमरा साफ करने को बोल अपने कमरे में आता है। अबीर अपने कमरे में आके वॉशरूम में चला जाता है। अबीर तैयार होकर नीचे आता है तो देखता है आरुष तैयार होकर हॉल के चक्कर काट रहा था। अबीर को आता देख आरुष जल्दी से उसके पास जाके, चलिए भाई, जल्दी चलिए। अबीर उसे रोकते हुए, बच्चे, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। आरुष मना करते हुए, नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे बस पालक से मिलना है, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगी। आरुष की बात सुन अबीर थोड़ा सख्ती से, आरुष, जब तक तुम ब्रेकफास्ट नहीं करते हम कहीं नहीं जाएंगे। अबीर को गुस्से होता देख आरुष चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके साथ अबीर भी बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल अबीर का ड्राइवर कार रोकता है तो सबसे पहले अबीर के बॉडीगार्ड बाहर उतर के चारों तरफ देख के सिक्योरिटी चेक करते हैं। उसके बाद अबीर के लिए कार का डोर खोलते हैं। अबीर उतर के आरुष को उतार अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है। अंदर आते हुए उन दोनों को उनके बॉडीगार्ड ने कवर कर रखा हुआ था। कुछ कदम चलने के बाद दोनों पलक के वार्ड के पास पहुंचते हैं। आरुष झट से वार्ड का दरवाजा खोल अंदर चला जाता है। वहीं अबीर बाहर ही खड़ा रहता है। आरुष जल्दी से वार्ड से बाहर आके, भाई, वो नहीं है। आरुष की बात सुन अबीर चौंकी, नहीं है मतलब? आरुष परेशान होते हुए, भाई, पालक अंदर नहीं है, वो चली गई, मैंने बोला था आपसे ब्रेकफास्ट नहीं करते, पर आप नहीं माने। ये सब बोलते हुए आरुष पैनिक करने लगता है। अभी जल्दी से उसके पास जाके, आरुष, रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं ढूंढ के लाता हूँ। आरुष रोते हुए, नहीं भाई, वो चली गई, उसने कहा था वो जाने वाली है। भाई, आप कुछ भी करो पर पालक को लेकर आओ। आरुष को इतना पैनिक होता देख अबीर परेशान हो जाता है। वो आरुष को गले लगाकर शांत करने लगता है। तभी अमृत भागते हुए आता है। अबीर उसे देख, क्या हुआ? अमृत भागते हुए, सर, वो चली गई है। वो हॉस्पिटल में क्या, इस शहर में भी कहीं नहीं है। हम रात से उसे ढूंढ रहे हैं। उसने वो चेक वापस फाड़ दिया। ये सब बोल वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वहीं उसकी बातें सुन अबीर को गुस्सा आने लगता है। अबीर गुस्से से, वो रात को ही चली गई थी तो बताए क्यों नहीं? अबीर के गुस्से वाली आवाज सुन अमृत घबराती हुए, सर, हमें भी सुबह ही पता चला है। इतना बोल वो चुप हो जाता है। वहीं उन दोनों की बातें सुन रहा आरुष गुस्से से चिल्लाते हुए, ये क्या भाई, आपने पालक को रोका क्यों नहीं? उसके बाद छोटे बच्चे के जैसे अपना हाथ हिला
पैर पटक के, मुझे पालक चाहिए, चाहिए चाहिए। उसे ऐसे देख अबीर, आरुष मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, प्लीज रिलैक्स। अबीर को डर लग रहा था कि ज्यादा पैनिक होने की वजह से आरुष की तबीयत ना खराब हो जाए। अबीर अमृत को पलक को ढूंढने को भेज देता है और खुद आरुष को लेके घर आ जाता है। ओबराय विला में आरुष ने पूरा विला अपने सिर पर उठा रखा था। उसकी एक ही रट थी, उसे पलक चाहिए। अबीर ने उसे डांट के भी देख लिया पर कुछ नहीं हुआ और अब आरुष को पैनिक अटैक आ गया। आरुष की हालत देख अबीर बहुत परेशान हो गया था। तभी डॉक्टर वर्मा आते हैं जो आरुष के डॉक्टर हैं। वो जल्दी से आरुष को चेक कर इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर अबीर के पास आके, इनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, अगर ये 24 घंटे में नॉर्मल नहीं हुए तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इतना बोल डॉक्टर वर्मा चले जाते हैं। वहीं उनकी बात सुन अबीर की तो जैसे दुनिया हिल गई। वो आरुष को देखता है जो बेहोश बेड पर पड़ा था। अबीर उसके पास जाके उसका हाथ पकड़कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ आरुष, 24 घंटे के अंदर मैं पलक को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इतना बोल वो आरुष के माथे को चूम सर्वेंट और मेड को आरुष का ख्याल रखने को बोलकर कमरे से बाहर आ जाता है। अबीर जैसे ही हॉल में आता है, सामने के दरवाजे से अमय और निशा अंदर आते हैं। अमय अबीर के पास आके, आरुष कैसा है? अबीर, अमय मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता आरुष का ख्याल रखना। इतना बोल वो जाने लगता है तो निशा बोलती है, अबीर तुम कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुन अबीर अपनी जगह रुक जाता है, पर बिना पलटे, अपने भाई की दवा लाने जा रहा हूँ, इतना बोल वो चला जाता है। वहीं अमय और निशा आरुष के कमरे में आके उसके पास बैठ जाते हैं। अबीर अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। अबीर जल्दी से अमृत की भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचता है जहाँ पहले से अमृत उसका इंतजार कर रहा था। अबीर की कार देख अमृत जल्दी से उसके पास जाता है। वहीं अबीर कार से उतर के अपने सामने एक छोटा सा घर देखता है। अमृत थोड़ा डरते हुए, सर वो यहाँ नहीं है। अमृत की बात सुन अबीर गुस्से से चिल्ला कि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अबीर के गुस्से से भरी आवाज सुन अमृत डर जाता है और अपने माथे का पसीना पोंछ बोलता है, सर वो दरअसल उनकी माँ की डेथ के बाद उनका कोई नहीं था, तो उनकी एक मामी आके पलक को लेके गई। और इतना बोल वो रुक जाता है। वहीं उसे रुका देख अबीर का गुस्सा और बढ़ने लगता है, जिसे देख अमृत डरते हुए, सर उसकी मामी उसकी शादी जबरदस्ती एक लड़के के साथ करा रही है, आज रात को शादी है। अमृत की बात सुन अबीर का चेहरा कठोर हो गया और वो अपने दांत भींचते हुए बोला, कहाँ है शादी? अमृत डरते हुए उसे एड्रेस बता देता है, जिसके बाद अमृत अपनी कार में बैठ जाता है और उसे बैठा हुआ देख उसके बॉडीगार्ड भी अपने कार में बैठ जाता है। उनकी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ जाता है। वहीं शाम का वक्त था, सूरज डूब गया था और अंधेरा होने वाला था और सड़क पर अबीर की गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा था। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद अबीर की कार एक गांव में एंटर होती है। उसी गांव में एक शादी का मंडप, जहां शादी हो रही है। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी पलक को मंडप में लाके बैठाया गया। पलक दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़ा, माथे पर मांग टीका के साथ माथा पट्टी, आंखों में काजल, होठों पे डार्क लिपस्टिक, नाक में बड़ी सी नथ, गले में हार, दोनों हाथों में भरी हुई चूड़ियां, कमर में कमरबंद, कानों में बड़े झुमके, बालों का जूड़ा बना, उसमें गजरा लगा हुआ था। चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया था और सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था, पर उसकी आंखों में नहीं, उसके चेहरे पर शादी की खुशी दिख रही थी। उसके चेहरे पर और आंखों में सिर्फ दर्द और सूनापन नजर आ रहा था। तभी पलक की मामी पंडित जी को शादी की रस्में शुरू करने को बोलती है। उनकी बात मान पंडित जी ने मंत्र शुरू ही किए थे कि अचानक बहुत सी गाड़ियां वहां आ गईं। गाड़ी में से कुछ बॉडीगार्ड बाहर निकले और सबको घेर लिया। उनके पास गन थी, जिस वजह से सब डर रहे थे। वहीं उनमें से बीच वाली कार से अबीर उतरता है और सीधा मंडप की तरफ बढ़ जाता है, जहां सब अपने आसपास का माहौल देख डरे हुए थे। वही पलक भावहीन होके ऐसे मंडप में बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अबीर मंडप में आके एक नजर पलक को देखता है, फिर अपनी गन निकालकर दूल्हे पर तान देता है और उसे हटाकर खुद मंडप में बैठ जाता है। अबीर की इस हरकत पर वहां खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं अमृत को तो झटका लग जाता है, पर डर की वजह से सब चुप रहते हैं। वहीं अबीर पंडित जी को गन दिखाकर मंत्र पढ़ने का इशारा करता है, जिसे पंडित जी डरते हुए शादी की रस्में कराने लगते हैं। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन को फेरे के लिए खड़ा होने को बोलते हैं, तो अबीर पलक का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर फेरे लेता है।
7 फेरे होने के बाद पंडित जी अबीर को मंगलसूत्र देके पलक को पहनाने को बोलते हैं। अबीर जल्दी से मंगलसूत्र लेके पलक को पहना देता है। उसके बाद पंडित जी सिंदूर आगे करते हैं, जिससे लेकर अबीर पलक की मांग में सिंदूर सजा देता है। अबीर के ऐसा करते ही पलक की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर आ जाती है। जितने भी लोग वहां खड़े थे और ये शादी देख रहे थे, वो सब शौक होके अपनी आंखें बड़ी करके सब देख रहे थे। अबीर पलक को देख, आरुष को तुम्हारी जरूरत है। अबीर की बात सुन पलक अपनी पलकें उठाकर अबीर को देखने लगती है, तो अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मंडप से लेके जाने लगता है। तभी दूल्हा जिसे पलक की शादी होने वाली थी, वो अबीर को रोकने के उसके सामने आ जाता है। वो लड़का अबीर को घूरते हुए, मेरे ही गांव में आके मेरे ही दुल्हन के साथ मेरे ही मंडप में शादी कर, तुझे लगता है तू जिंदा जा पाएगा? जोगिंदर नाम है मेरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबीर को जल्द से जल्द पलक को लेके आरुष के पास पहुंचना था, इसलिए वो एक जोगिंदर को धक्का देके आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे पलक के कदम रुकते हुए महसूस होते हैं। वो पलट के देखता है तो जोगिंदर ने पलक का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। उसकी हरकत देख अबीर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आगे बढ़कर जोगिंदर ने जिस हाथ से पलक का हाथ पकड़ा था, वो हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे जोगिंदर की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और उसके हाथ से पलक का हाथ छूट जाता है। अबीर अपने एक बॉडीगार्ड से जोगिंदर को संभालने को बोल पलक का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ जाता है। अबीर पलक को जल्दी से कार में बैठाकर कार को जल्दी से घर की तरफ लेने को बोलता है। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था, उसे आरुष की फिक्र हो रही थी। वहीं अबीर एक नज़र पलक को देखता है। पलक वैसे ही बैठी हुई रहती है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस विंडो से बाहर देख रही थी। आधी रात का वक्त अबीर की कार ओबेरॉय विला के सामने रुकती है। अबीर कार से उतरकर पलक की तरफ का डोर खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे उतार के सीधा घर के अंदर की तरफ बढ़ा देता है। अबीर पलक को लेके जैसे ही आता है, कुछ सर्वेंट की नजर उन दोनों पर जाती है तो वो हैरान रहते हैं कि अबीर ने शादी कर ली। अबीर पलक को लेके सीधा आरुष के कमरे के अंदर जाता है। अबीर और पलक आरुष के कमरे के अंदर आते ही कमरे में बैठे अमय और निशा उनकी तरफ देखने लगती हैं। अबीर और पलक को ऐसे देख दोनों शॉक होके अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वहीं अबीर उन दोनों को इग्नोर कर पलक को लेके आरुष के पास जाके, आरुष उठ, देख मैं पलक को लेकर आ गया, अब उठ। अबीर बहुत कोशिश करता है पर आरुष नहीं उठता है। तभी पलक, जो पूरे वाक्य के दौरान भावहीन थी, आरुष को ऐसे देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर अबीर को हटाकर खुद आरुष का हाथ पकड़ वहीं बैठ जाती है और रोते हुए, आरुष मैं आ गई हूँ, देखो प्लीज उठ जाओ, ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। वहीं अबीर दूसरी तरफ से आके आरुष का हाथ पकड़ लेता है। पलक आरुष के हाथ को चूमकर, आरुष क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अगर तुम नहीं उठे तो मैं वापस चली जाऊंगी। इतना बोल वो गाना गाने लगती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना गाते ही उसका गला बढ़ जाता है और वो आरुष का हाथ अपने सीने पर लगाकर रोने लगती है। अबीर के साथ अमय और निशा की आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी अबीर को आरुष के हाथों में हलचल महसूस होती है। वह आरुष के चेहरे को देखने लगता है तो उसकी आंखों की पुतलियां हिलती हुई दिखती हैं। अबीर आरुष के पास जाकर उसका नाम पुकारता है तो पलक भी उसे देखने लगती है। तभी आरुष धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खुलते ही उसके सामने सबसे पहले पलक का चेहरा होता है, जिसे देख आरुष धीमे से, पलक तू आ गई? उसकी बात सुन पलक रोते हुए, आरुष इट्स पलक नॉट पालक। उसकी बात सुन आरुष मुस्कुरा देता है और बोलता है, पर मैं तो तुझे पालक ही बोलूंगा। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं आरुष अबीर को देखने लगता है और बोलता है, मैं जानता था मेरा भाई अपना वादा जरूर पूरा करता है। उसकी बात सुन अबीर झट से उसे गले लगा लेता है, पागल लड़के, तूने डरा दिया था मुझे। उसकी बात सुन आरुष मुंह बना लेता है। आरुष उठ के बैठ जाता है। अब वो ध्यान से पलक को देखता है। शादी का जोड़ा, सुहागन के गहने, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। आरुष पलक को देख, पलक तूने शादी कर ली? आरुष के इस सवाल पर पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अबीर को देखने लगती है। अमय और निशा भी अबीर को देखने लगते हैं। आरुष भी अबीर को देखने लगता है तो अबीर उसकी आंखों में देखती हुए, मैंने ही पलक से शादी, पलक अब तुम्हारी भाभी है। इतना बोल वो चुप होके आरुष को देखने लगता है।
क्योंकि उसे नहीं पता था कि आरुष के मन में पलक के लिए क्या फीलिंग है। वो अंदर से थोड़ा डर भी रहा था। वहीं अबीर की बात सुन अमय और निशा शॉक थे। वो दोनों अपनी आंखें फाड़े अबीर और पलक को देख रहे थे, पर अबीर और पलक आरुष को देख रहे थे। अबीर डर रहा था, वहीं पलक को भी घबराहट हो रही थी। वो इतना तो जानती थी कि वो आरुष की सबसे अच्छी दोस्त है, पर क्या आरुष उसे भाभी के रूप में एक्सेप्ट करेगा? आरुष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जिसे पता लगाया जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।